बेटियां बोझ नहीं, रहमत है। अफसाना। रिदा की आंखें नम हो गई थी। इसे ये सब ख्वाब लग रहा था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। बेशक अल्लाह ने इसके लिए बेहतरीन इंसान चुना था। आज रिदा की शादी को 3 माह हो चुके थे। अब राशिद ने अयान और रेहान दोनों से बात करने का सोचा। कमरे का दरवाज़ा खोल कर वो अंदर दाखिल हुआ। अयान के हाथ में लैपटॉप था जिस पर वो कोई काम करने में मसरूफ़ था, जबकि रेहान किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। राशिद ने बैठते ही बात का आगाज़ किया। बेटा, अब रिदा की शादी हो गई है तो अब तुम दोनों भी शादी के लिए हाँ कर दो। लड़कियां देखने में भी वक्त लगेगा। क्या लड़कियां? कौन सी लड़कियां? रेहान ने हैरान होते हुए कहा। बेटा, तुम दोनों की जिससे शादियां होंगी वो लड़कियां। राशिद ने मुस्कुराते हुए बताया। अरे यार अब्बू, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अब क्या हम घर घर जाके लड़कियां देखेंगे? अब वो आपका ज़माना नहीं रहा। हम दोनों लड़कियां पसंद कर चुके हैं। मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, इनकी एक बेटी है, मुझे वो पसंद है। और आयान को जो लड़की पसंद है वो हमारे ऑफिस में ही जॉब करती है। और बात बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं और वो मान भी गए हैं। और ज़ाहिर है मानते भी क्यों ना, हमें किस चीज़ की कमी है? बस अब यहाँ से थोड़ा दूर मैंने एक और अयान ने कुछ महीने पहले एक प्लाट लिया था, वो हम सेट करवाते हैं। अब आप शादी शादी कर रहे हैं तो ठीक है, इस जुम्मे को नहीं, हमारी मीटिंग है एक बहुत ज़रूरी। अगले जुम्मे को सादगी से निकाह कर लेंगे और फिर हाल में कुछ ऑफिस वगैरह के ख़ास लोगों को इनवाइट करके वलीमे का फंक्शन रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अयान ने भी इसकी तायीद की। अच्छा, अब मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। रेहान ने कहा। अरे यार, मुझे भी ले जाओ, अकेले घर में बोर हो जाता हूँ। ये कहते ही अयान भी साथ निकल गया। राशिद वहीं सोफे पे बैठा रह गया। काफ़ी देर बैठने रहने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी। बेख्तियार ही राशिद को रिदा याद आई। वो सहन में खड़ा इस जगह को देख रहा था जहाँ बैठकर वो रात देर तक पढ़ती रहती थी। राशिद को दमा था। जब इसे एक बार खांसी का दौरा पड़ा तो वो रात को देर देर तक खांसता रहता था। ऐसे वक्त में रिदा आके इसके पास खड़ी हो जाती और जब तक राशिद सो नहीं जाता वो वहीं रहती। पूरे घर में पहली खामोशी से तंग आकर वो भी घर से बाहर चला गया। अब जब तक अयान और रेहान ना आते तब तक वो बाहर ही रहता। रिदा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे दोनों भाइयों का निकाह था? वो लोग इस घर को भी छोड़ कर चले गए। जाहिद ने दुकान से आके बताया। रिदा को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ इसका कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए खामोश ही रही। जबकि जाहिद को अपने भाइयों और अब्बू के रवैये के बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसलिए इसने भी इस बारे में ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। शादी के बाद 15 दिन तक तो अयान और रेहान दोनों अपनी बीवियों समेत घूमते फिरते रहे और इसके बाद अब वो कब घर होते थे कब बाहर, राशिद को कुछ पता ना होता। वो बस घर में ही चुपचाप पड़ा रहता। सुबह का वक्त था जब राशिद कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। किचन की तरफ जाते जाते रेहान के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने इसके कदम जकड़ लिए। जहाँ रेहान की बीवी गुस्से से बोल रही थी। सारी रात खांसते रहते हैं वो, ना खुद चैन से सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। तुमने कहा था हम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। मैं जल्द अज जल्द जाना चाहती हूँ यहाँ से। एक तो सारी रात इनकी खांस खांस कर हमारी नींद खराब करते हैं और ऊपर से सुबह सवेरे नाजिल हो जाते हैं नाश्ते के लिए। इनको इसी घर में रहने देते हैं? क्यों ले आए हो इन्हें यहाँ? अरे यार, कैसे रहने देता इनको वहाँ? मैंने और अयान ने ये सारे इकदाम बहुत सोच समझ कर उठाए हैं। देखो, हमने ये सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट करना है, घर लेना है वहाँ पे। इस सब के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, हम दोनों ने वो घर बेच दिया। अब यहाँ से जाएंगे तो फ्लैट भी बेच देंगे। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो यार? हम दोनों ने तकरीबन आधा काम कर लिया है, बस कुछ दिन सब्र कर लो। अब सिर्फ कुछ दिन प्लीज़। रेहान ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ बर्दाश्त, लेकिन मैं पहले से बता रही हूँ ये हमारे साथ दुबई नहीं जाएंगे। इसने अपना फैसला सुनाया।
کیا لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہی پاکستان میں میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا وہاں پہ، میرا یقین کرو۔ کیا اولڈ ہوم؟ نہیں، میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان دونوں بیٹوں نے تو میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں دیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ ہاں، اپنی بیٹیوں کا حق بھی میں نے ان سے چھین دیا، کبھی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، یہ اسی کی سزا ہے۔ راشد، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا ہے، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کی بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جہاں نماز پڑھ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، وہ اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ ابو، ہم دونوں آپ سے ضروری بات کرنی آئے ہیں۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کے 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ردا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا، اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی، سارے سٹاف کے ساتھ۔ اس وقت ردا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ردا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پہ ہیں، یہ کب آئے ہیں یہاں، اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا؟ ردا نے پوچھا۔ اچھا، آپ کن انکل کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام راشد ہے، تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں، یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم خود کچھ کھلا دیں تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ردا اس لڑکی کا شکریہ
बोलती भागकर राशिद के पास आई। अब्बू अब्बू, रिदा ने रोते हुए राशिद को पुकारा। रिदा की आवाज़ सुनते ही राशिद ने इसकी तरफ देखा। अब्बू, आप यहाँ कैसे? अब्बू, अगर वो दोनों चले गए आप मेरे पास आ जाते, रिदा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात पर रिदा परेशान होकर इसकी तरफ देखने लगी, जबकि आसपास खड़े लोग भी इनकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। अब्बू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी रिदा। अब राशिद की आंखों से भी आंसू रवाना हो गए थे। नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझे ऐसे इंसान की बेटी नहीं हो सकती। मैं आज यहाँ इस हाल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरा अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। मैंने कभी अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात तक नहीं की, अपनी बेटियों को कभी इनका हक, इनका प्यार नहीं दिया, ना ही अपनी बीवी से कभी प्यार से बात की। सकीना ठीक कहती थी कि औलाद देना ना देना, बेटे देना बेटियां देना, ये सब तो इस रब के हाथ में है, मगर मैंने ही इस बात को ना समझा। मैं तो सकीना से, अपनी बेटियों से अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कैसा बदनसीब बाप हूँ मैं। अब वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर चुका था। आसपास खड़े सब लोग भी रिदा और राशिद के साथ रो रहे थे। अचानक राशिद ने रिदा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं इन सब से तो माफ़ी नहीं मांग सकता, जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। नीचे ज़मीन पर बैठकर रिदा ने इनके हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। ऐसा मत कहें अब्बू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे साथ चलें। अब्बू प्लीज़ मेरे साथ चलें मेरे घर। नहीं बेटा, मैं रिदा ने इनकी बात को दरमियान में काट दिया। अब्बू, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। संध्या, आप दोनों बाप बेटी रो रहे थे। आसपास मौजूद लोग भी दोनों को नम आंखों से देख रहे थे। रिदा ने जाहिद को फ़ोन किया था। इसके साथ इशफाक, रिदा का ससुर और राशिद का दोस्त भी आया था, और वो बहुत प्यार और इज़्ज़त के साथ राशिद को अपने साथ ले गए थे। राशिद को अब सच में एहसास हुआ था कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं।